नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ युवा उद्यम कौशल शो। आप और हम अब तक काफी समय साथ बिता चुके हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा लगता है कि मैं अब आप सबको बहुत अच्छे से जान भी चुका हूं। आज फिर से हम एक एक्साइटिंग शो पेश करेंगे। काबिल बस थोड़ी देर में आ रही होगी, क्या है मतलब एक्सरसाइज कर रही होगी, तो ऐसे ऐसे उम्र हो गई है ना, तो ऐसे करने से लचक वचक मोच आती रहती है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस शो के माध्यम से कि क्या क्या आप सीख सकते हैं। ये हमने अब तक हर शो में बताया, आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता भी है। पहले तो इस शो में किए गए डिस्कशन पर आधारित हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। आप पेन और नोटबुक तैयार रखिए अपने सामने। सवालों को नोट करिए और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें भेजें, या फिर यस ऐप आप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करो और उसके द्वारा आप अपने जवाब हमें भेज सकते हो। पहले सही 700 जवाब, ध्यान से सुनिएगा, पहले सही 700 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जो हैं वो जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवेल, जो हम इस एपिसोड में डिस्कस भी करेंगे। और फिर हमारे पास एक नया चैलेंज भी है। ओए पार्टनर, आराम से उम्र हो चली है, इसमें में वो आ जाएगा पेन वेन। 2 घंटे सुबह बारिश में गीली मिट्टी में फुटबॉल खेल के आ रही हूँ। माय गॉड, इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन यार, डेडली कॉम्बिनेशन। और क्या मौसम है यार आज फुटबॉल खेलने का, इट्स फैंटास्टिक। मतलब ये अच्छा है, मिट्टी में मतलब कौन सी मिट्टी थी जो अरे इतनी साफ थी? चेंज करके आई हूँ, ऐसे ही आ जाऊंगी शो पे। अच्छा। तो आओ लोगों से बात भी करो। ओह हेलो, मैं हूँ काबिल सिदानी और आज हम यहाँ पे हैं आपके साथ इस अमेजिंग से शो पे, जहाँ पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स के बारे में। यस। एक स्पोर्ट्स की खासियत बताऊं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे किसी भी उम्र के हो, 16 हो, 30 हो, 50 हो, 60 हो, लेकिन अगर खुली हवा में जाके आप टीम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं ना, या बाहर जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उम्र का पता ही नहीं चलता। यू एक्चुअली बिकम यंगर। इट्स अमेजिंग, आई लव इट। क्या बात है, मजा तो बहुत आया होगा, नो डाउट। मैं तो खुद फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब अलग अलग राज्यों की टीम अपने खिलाड़ियों के साथ मैच खेलती है तो उसे देखना मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। कई टीम्स की सबसे अच्छी यानी स्टार खिलाड़ी तो लड़कियां ही हैं। पीवी सिंधु को ले लो, जिन्होंने देश को ओलंपिक खेलों में मेडल दिलाया। टेनिस की खिलाड़ी सानिया मिर्जा, जिन्होंने लॉन टेनिस में देश का नाम रोशन किया। क्रिकेट की बात करें तो मिथिला राज, हरमनप्रीत कौर, पूनम यादव, शेफाली वर्मा, इन लोगों को कौन नहीं जानता। और फुटबॉल की बात करें तो ये नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो मैं बता देता हूं। अदिति चौहान, स्वीटी देवी, संगीता बासफोरे, ज्योति बुरेट जैसी खिलाड़ियों का नाम सब इतने गर्व से लेते हैं। देश की युवा महिलाएं और पुरुष महिला खिलाड़ियों की बढ़ती कामयाबी से प्रेरित हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक युवक और युवती ने हमें अपने सवाल भी भेजे हैं। वे जानना चाहते हैं कि एक खेल प्रशिक्षक बनने के लिए उन्हें किन कौशलों की आवश्यकता होगी, वे कैसे इन कौशलों को सीख सकते हैं और उन्हें स्पोर्ट्स कोच के प्रशिक्षण के बाद किस तरह की नौकरियां मिल सकती हैं।
हेलो DIY शो, मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी, मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि स्पोर्ट कोच बनने के लिए कौन कौन से कौशल का होना बहुत ज़रूरी है और वो कौशल मुझे कहाँ से प्राप्त होंगे? धन्यवाद। ये स्पोर्ट कोच बनने से हमें किस किस क्षेत्र में अवसर मिल सकते हैं? क्यों ना इन सारे प्रश्नों के उत्तर डायरेक्टली महिला खिलाड़ियों से लिए जाएं? बिल्कुल। तो स्टडीज़ और स्पोर्ट्स का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। एथलीट्स को ज़्यादा पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ प्रैक्टिस करना पसंद है। मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मैंने इतने सालों में ये एक चीज़ सीख ली कि स्पोर्ट्स की वजह से मेरी कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग पावर बहुत इम्प्रूव हो गई है। मैं एग्ज़ाम के सिर्फ एक वीक पहले पढ़ती थी, लेकिन अच्छे मार्क्स स्कोर करती थी। स्कूल में मुझे हर बार बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिलता था, लेकिन आप मानोगे नहीं, मुझे अपनी 10th क्लास में बेस्ट एथलीट के साथ साथ मुझे बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला था। मैं अपने पढ़ाई और स्पोर्ट्स को दोनों को साथ लेकर चली हूँ। लाइफ में हम कोई एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि लाइफ में ट्रेजेडीज़ होती है और लाइफ में बैकअप होना ज़रूरी है। तो बच्चों, आपको भी स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को साथ लेकर चलना होगा। एक स्प्रिंटर बनके आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कमा सकते हैं अगर आप रेगुलर वर्कआउट करें तो। आपकी गुड हेल्थ, आपके लाइफ में मोटिवेशन, आपके लाइफ में नेवर गिविंग अप स्पिरिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप फाइनेंशियली देखें तो आपके स्कूल और कॉलेजेस में आपको फ्री एजुकेशन भी मिलता है। तो अगर आप एक नेशनल मेडलिस्ट हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज, रेलवेज, इनकम टैक्स में जॉब भी मिलता है और कॉर्पोरेट कंपनीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है आपके स्पोर्ट्स को बेटर करने के लिए। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतते हो तो आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कैश मनी भी मिलता है, जैसे लैक्स और क्रोर्स में, डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन लेवल। जैसे हमारे इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट सीमा दास, नीरज चोपड़ा, दूती चंद को मिलता है। हेलो, मेरा नाम ज्योति पारेख है और मैं एक फुटबॉलर हूँ। मैं इंडिया के लिए खेल चुकी हूँ और अब मैं दिल्ली स्टेट टीम की कैप्टन हूँ। फुटबॉल ऐसा स्पोर्ट है जो आप बिना ज़्यादा इक्विपमेंट कहीं भी खेल सकते हो। आप नंगे पैर खेल सकते हो, आपको सिर्फ एक बॉल चाहिए और इसलिए फुटबॉल एक ब्यूटीफुल स्पोर्ट बुलाया जाता है। शुरू करते हैं हम स्क्वाट्स से। एक कुर्सी लीजिए, उसके आगे आओ और अपने पैर को अपने शोल्डर के विड्थ रखो, छाती को सीधा रखो, कुर्सी की ओर पीछे होते हुए बैठिए और उठिए। जब आप तैयार हैं तो कुर्सी के बिना उसी तरीके से बैठने की कोशिश करें। आपके घुटने आपके पैर के आगे नहीं जा सकते। अपने हिप्स को पीछे पुश करो। फुटबॉल में सिर्फ बॉल को लात नहीं मारनी पड़ती है, आपको 90 मिनट के लिए भागा दौड़ी करना पड़ेगा और ये सिर्फ आगे पीछे भागने से नहीं होता है, आपको साइड टू साइड भी भागना पड़ता है। तो अगली एक्सरसाइज के लिए हम लैटरल शफल सीखेंगे ताकि आप जल्द से जल्द साइड टू साइड मूवमेंट कर पाओ और आपकी चुस्ती बढ़ सके। लैटरल शफल में जल्दी से जल्दी एक साइड से दूसरे साइड जाना पड़ता है। अपने हाथ से पैर के बाहर रीच करने की कोशिश करें। सिंगल टैप जगलिंग में बॉल को एक बार बाउंस करने दीजिए और दूसरी बार अपने पैर पे जगल करिए। अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि फुटबॉल सबके लिए है। आदमी, औरत, लड़का, लड़की सब फुटबॉल खेल सकते हैं। जिसमें जोश है उनके लिए फुटबॉल खेलना असंभव नहीं है। मैं लड़कियों से बोलना चाहती हूँ कि अगर वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो वो ज़रूर खेलें, क्योंकि लड़की दूसरे लड़कियों को खेलते हुए देख के प्रेरित होती है। फुटबॉल ने मुझे बहुत आज़ादी दी है। मैं इतने अलग जगह गई हूँ खेलने के लिए, इतने लोग से मिली हूँ खेलते हुए कि मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। मेरी दुनिया की नज़रिया बदल गई है और बढ़ गई है। और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में स्पोर्ट होए तो आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। क्या बात है, श्वेता और ज्योति ने हमें कितनी सारी जानकारी दे दी। तो लड़कियों, समझ गई ना आप कि अब जब आपको टीम वाले खेल खेलने के लिए अपने परिवार के लोगों को समझाना पड़ेगा तो उन्हें बताइएगा कि खेल आपको भीतर और बाहर दोनों ही तरह से मजबूत बनाएंगे। दूसरा मजेदार अनुभव है जीतने का।
ये लो जीत की बात छेड़ी है तो समय आ गया है जीतने का। जी हाँ, आप अपना पेपरवा और पेन जो है तैयार रखिएगा, क्योंकि वक्त है सवालों के सिलसिले का। पहला सवाल, इस शो में किस खेल के बारे में बहुत सारी बातें हुई? दूसरा सवाल, क्या आप घर के बाहर जाकर खेलते हैं? नेक्स्ट, खेलों के माध्यम से आप क्या कौशल सीखते हैं? मैं एक बार फिर पूछता हूं मिनोद, खेलों के माध्यम से आप क्या कौशल सीखते हैं? कैच। चौथा सवाल, लड़कियां लड़कों जितना खेलों में भाग क्यों नहीं लेती? लड़कियां लड़कों जितना खेलों में भाग क्यों नहीं लेती? क्या खेल खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुख्य धारा के विषयों की पढ़ाई करना? फिर से एक बार पूछता हूं, क्या खेल खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुख्य धारा के विषयों की पढ़ाई करना? है तो क्यों है, नहीं तो क्यों नहीं? स्पोर्ट्स में आप किस तरह का करियर बना सकते हैं? खेल या स्पोर्ट्स में आप किस तरह का करियर बना सकते हैं? और लास्ट में, क्या आप खेलों से जुड़े उद्यमी बन सकते हैं? क्या आप खेलों से जुड़े उद्यमी बन सकते हैं? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजें। या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें भी जवाब भेज सकते हैं। यदि आप 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं तो इस बारे में ध्यान दीजिए कि कैसे आप खुद ही एक कोच बन सकते हैं और लड़कियों की अपनी ही एक लीग बना सकते हैं। स्पोर्ट्स कोच, भाई वाह यार, ये तो एक अलग और बहुत दिलचस्प सा करियर विकल्प है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं एक्चुअली। और सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स कोचेस के हजारों पद खाली पड़े हैं क्योंकि उन्हें इस कौशल के लोग मिल ही नहीं पा रहे। हमें पता है कि अब आप खेलों से जुड़े करियर और नौकरियों के बारे में और भी बातें जानना चाहते हैं, तो मिलिए हमारी दोस्त और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट अमृता कारखानिस देशमुख से, जो इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें और बताएंगी। क्या आप जानते हो, बड़े बड़े खिलाड़ी काफी लोगों से, काफी इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, उनके जैसे खूब सारे पैसे कमाते हैं। क्या सिर्फ खिलाड़ी खेल के ही पैसा कमाता है? नहीं, खेल के तो अच्छा कमाता ही है, लेकिन उसे सरकारी नौकरी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती है, वो एक फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, वो सेलिब्रिटी ट्रेनर बनते हैं, लोगों के पास जाके ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी चीज जो करते हैं वो है कोचेस बनते हैं, अलग अलग क्रीड़ा प्रकार के कोचेस, उन्हें अच्छे अच्छे काम मिल जाते हैं। तीसरी प्रकार जो है वो वीडियो निकाल के वीडियो एनालिसिस करते हैं। चौथा जो प्रकार है वो मेरे जैसे, मैं क्रीड़ा मानस शास्त्रज्ञ हूँ, हम मन की ताकत बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को सिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि खिलाड़ी होने के लिए कौन से गुणों की जरूरत होती है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहला गुण जो होता है वो होता है एक सपना देखना। जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें सपना हासिल करना होता है, उसके लिए पहले वो सपना देखते हैं, उस सपने को ध्येय में वो लेके जाते हैं। बस उसे नींद में नहीं देखते, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये मेहनत करने के टाइम उनका अपने आप के ऊपर विश्वास बहुत होता है। अगर कभी विश्वास कम भी पड़ जाए तो गुरु और माँ बाप, दोस्तों के वजह से वो अपने आप को वापस उठा लेते हैं। ऐसे काफी सारे प्रोफेशन हैं जो कि खेल की वजह से आज बहुत लोगों को मिल रहे हैं, और मैं कहना चाहती हूँ कि इन सब में लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा है। लड़कियों में होने वाला सातत्य, उनकी होशियारी और उनके बताने का तरीका, इसकी वजह से आज खेल की वजह से उन्हें सिर्फ पदक या फिर सम्मान नहीं मिला है, तो आज नौकरी भी मिल रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से इस क्षेत्र में आप अपना व्यवसाय भी बना सकते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, लड़कियों और महिलाओं को विमेन स्पोर्ट्स कोच बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। लड़कियों के लिए साइकोथेरेपी और जिंदगी बचाने वाली तकनीक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार जैसे करियर के विकल्प उपलब्ध कराकर आप खुद भी बहुत सफल बन सकते हैं। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए और ज्यादा प्रेरित होना चाहते हैं तो जपजीत सिंह के वीडियो जरूर देखें, ताकि आप भी फिटनेस ट्रेनर बनने की राह पर आगे बढ़ सके। चलिए प्रेरणा लेते हैं जपजीत सिंह की कहानियों से और जानते हैं कि फिटनेस ट्रेनर कैसे बना जाता है।
I'm Japjit Singh. I'm a senior fitness consultant at Anytime Fitness, Jangpura in Delhi. मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं अब ट्रेनिंग करते हुए. How it started is मैंने अपनी खुद की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी. मेरे बैक में इंजरी हो गई थी, देन नी पेन रहता था. तो that is when I realized कि maybe I should start studying and I should help others as well. Okay, so मैं आज बताऊंगी आपको 4 exercises that you can do anywhere using your body weight. You don't need any equipment. आपको कोई डंबल या रेजिस्टेंस बैंड की जरूरत नहीं है. So these exercises I think are the best for you. तो चलिए करते हैं. सबसे पहले हम करेंगे स्क्वाट. आपको पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है दैट इज़ आपके फीट का स्टांस. आप अपने फीट को शोल्डर विथ अपार्ट रख सकते हो, दैट इज़ आपकी शोल्डर लेंथ पे रख सकते हो, या फिर उससे हल्का सा आउट. And your toes should be pointing out by 45 degrees approximately. Now you have to keep your hands like this, either like this or you can just keep them like this, and then you have to bend your knees, bend your hips and go down. This is a squat. हमारी second exercise है lunges, which is again a compound movement. आपकी mainly legs use होंगे इसमें. I'll show it to you. आपको split stance में खड़ा होना है. Now you have to bend your rear leg. पीछे वाली leg को bend करके vertically down जाओगे. Down and up. Down and up, down up. You can do 12 to 15 repetitions on each leg and 2 से 3 सेट कर सकते हैं. हमारी थर्ड एक्सरसाइज है पुशअप. दिस इज मेनली फॉर योर अपर बॉडी. आई शो यू हाउ टू डू इट. आपके हैंड्स शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर रहेंगे. यू हैव टू बेंड योर नीज. यू कैन क्रॉस योर लेग्स लाइक दिस. अब आपको अपर बॉडी और थाइज क्लोज टू फ्लोर लेके आने हैं. डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप. हमारी फोर्थ और आज की लास्ट एक्सरसाइज है डेड बग्स, और यू कैन से डेड बग्स की वेरिएशन जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. दिस इज मेनली फॉर योर कोर. तो आपका बेस जो कि आपका कोर है, जिसमें आपके लोअर बैक, एब्डोमेन और आपके ग्लूट मसल्स आते हैं, इनका स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है. सो दिस वन आई एम गोइंग टू शो यू. दिस इज फॉर योर कोर. आपको आर्म्स ऊपर लेके आनी है वर्टिकल. यू हैव टू ब्रिंग योर लोअर लेग्स और योर शिन्स पैरेलल टू फ्लोर. अब आपको ध्यान देना है कि आपकी बैक, लोअर बैक जो है दैट इज फ्लैट ऑन फ्लोर. यू हैव टू डाउन अगेंस्ट द फ्लोर and keeping it that way. आप alternate leg नीचे लेके आओगे. Down and up, down and up. आपको ध्यान देना है कि while doing this you have to keep your lower back pressed against the floor. Down and up. आपको arch नहीं आने देना अपने lower back में. That is how you engage your core muscles. Down. So this is how you do a dead bug. इसके आप 12 से 15 repeats again कर सकते हैं each leg. And you can do 2 to 3 sets of each. इसके पहले कि आप ये तय करें कि आपको इस क्षेत्र में करियर बनाना है या नहीं, हमारे पास आपके लिए एक ग्राफिक नॉवेल स्टोरी है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए. इससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक युवा लड़की अपनी टीम के साथ फुटबॉल की स्टार बनी और फिर फुटबॉल कोच बनी. रीवा की कहानी बड़ी दिलचस्प है. आइए इसे देखते हैं. फुटबॉल सिर्फ हमारे लिए खेल नहीं है, बल्कि जिंदगी है. और जिंदगी तो अपनी शर्तों पर जी जाती है. अब जिंदगी है तो संघर्ष भी है. अरे फुटबॉल वापस करो. इसके पीछे भागोगी तो खाना बनाने में मेरी मदद कौन करेगा? लेकिन हम भी हार न मानने वालों में से एक है. नेवर गिव अप. फिर चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी. ये स्पोर्ट्स कोच भी ना लड़कों को हर बार सही समय पर फुटबॉल सिखाने पहुंच जाते हैं, और हम लड़कियों का क्या? निकलो यहाँ से. लड़कों को खेलने दो. पिंकी, ये छोटे कपड़े पहनकर खेलना, बाहर जाना मुझे पसंद नहीं है. लोग क्या कहेंगे? किसी ने छेड़छाड़ की तो कौन जवाब देगा? वो टीम ही क्या जो मुश्किलों में बिखर जाए. टीम वर्क के भी कुछ मायने हैं. लगातार अभ्यास और सेल्फ डिसिप्लिन से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है. लेकिन हमारा मुकाबला सिर्फ लोगों से नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज से भी. हम ईमानदार थे तो हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए. दिल तो हम जीत ही रहे थे. अब मैच जीतने की बारी थी और हम जीते. मुश्किलें कितनी भी हो, उनके लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है. उसके बाद ही परिवर्तन आता है. फिर चाहे बात आपकी जिंदगी की हो या फिर समाज की. ये है हमारी कहानी और मैं हूँ रीवा, एक फुटबॉल खिलाड़ी और स्पोर्ट्स कोच. वाह वाह, क्या बात है. कितनी प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग कहानी थी. स्पोर्ट्स स्टार और कोच उद्यमी बनने तक कितना कुछ है इसमें. और यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे पास आपके लिए गेट आउटसाइड
गेट आउटसाइड प्रोजेक्ट की चुनौती है, जिसे करने में आपको यकीनन बहुत ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, इसमें पहले दिन आप और आपके दोस्त एक स्पोर्ट्स कोच से मिलेंगे। मेरी सलाह तो ये होगी कि किसी महिला स्पोर्ट्स कोच का इंटरव्यू करें, उनसे पूछे कि स्पोर्ट्स कोच बनने के लिए क्या करना जरूरी होता है। ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स कोच होंगी तो इससे सबको कितना फायदा होगा ना। और हाँ, यदि आपको महिला स्पोर्ट्स कोच नहीं मिलती है तो आप ये सवाल पुरुष स्पोर्ट्स कोच से भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद अगले कुछ दिनों तक आप इस बात पर शोध करें कि जो खेल खिलवाने का प्रशिक्षण लेना चाहती हैं उसके लिए आपको कहां आवेदन करना होगा और उस पर कितना खर्च आएगा। यह भी पता कीजिए कि सरकारी और निजी स्कूलों में कोच बनने के लिए कैसे आवेदन करना होता है। पर मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप खुद का स्टार्टअप शुरू करने के बारे में जानकारी जुटा लें। इस बारे में इतनी जानकारी देने के बाद क्या कोई गेस कर सकता है कि मैं क्या कहने जा रही हूं? बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए, कोई नहीं बता रहा तो मैं खुद बता देती हूँ। भाई, अब हमें आप जैसी युवा लड़कियों की ओर से बिहार के लिए बिजनेस के कुछ ऐसे आइडियाज चाहिए जिनसे बिहार की लड़कियों और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। इसके लिए आप हमें अपना आइडिया बताएं ताकि हम ये तय कर सके कि उस आइडिया पर आगे कैसे काम किया जा सकता है। आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आइडिया 1 मिनट के वीडियो के माध्यम से भेज सकते हैं। अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर भेजना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपको मिलेंगे कैसे। हाँ, और अगर आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके देना चाहते हैं तो दे दीजिए प्लीज। और दोबारा मिलने तक आप स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आउटडोर्स रहिए। बाय बाय। फोटो देख रही हो? हम गए थे छुट्टी मनाने के लिए। अच्छा। अरे बोले बिल्कुल गांव टाइप फील दे देंगे। अच्छा। हाँ, ये देखो पूरा लकड़ी का मकान है। अरे वाह। और ये देखो लकड़ी के मकान के बालकनी में बाथटब रखा है। और जो भी खाना पीना खा रहे थे ना हम लोग, हाँ? वो नारियल के पत्ते, नारियल का खोल, उसी में पानी, उसी के अंदर शरबत और जो भी एक्स्ट्रा वगैरह। एकदम ऑथेंटिक, इंटरेस्टिंग सुनाई देता है यार। हाँ, एकदम गांव वाला फील। कौन से गांव में गए थे? पता नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा वो गांव। क्यों, लूट गए क्या? 2 दिन का 50,000 का बिल। इतना महंगा रहना सहना। हो सकता है बहुत बड़े होटल का ब्रांड था ना। ऑथेंटिक गांव देश बोल बोल के। अरे ऐसा थोड़ी होता है। इन सब जगहों की मजा लेने के लिए तुम्हें ऑथेंटिक गांव में जाना चाहिए, वहाँ के लोकल लोगों के पास जाना चाहिए, उनके घर का खाना खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो फील लेने के लिए 5 स्टार में चले गए और छप्पड़ फाड़ के बिल भर के आ गए। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो हम आपको बताएंगे हमारे शो पे, जिसका नाम है युवा उद्यम कौशल शो। मैं काव्या अलसेदानी और मैं केतन सिंह लेके चलेंगे आपको इको टूरिज्म के नए एडवेंचर पे। नमस्कार दोस्तों, युवा उद्यमी कौशल शो में आप सबका स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप? हाउ आर यू? केम शो का हाल बाहो? अरे बाप रे, का हाल बा, छपरवा कपरवा फाड़ देंगे लगता है। बहुत एक्साइटमेंट है आज तुम में। बिल्कुल, क्यों ना हो। आज हम मेरे फेवरेट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और क्या है ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक? हम आज चर्चा करेंगे सस्टेनेबिलिटी पर, यानी पर्यावरण हितैषी होना। वेल, एक्चुअली इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया था, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हम सबको छोटे छोटे कदम उठाकर ही इसे निभाना होगा। बिल्कुल, छोटे छोटे कदम। जैसे कि मुझे सुनिश्चित करना है कि मैं कभी प्लास्टिक की कोई चीज नहीं खरीदूंगा। वाह वाह। वैसे ये कहना आसान है, करना ही उतना ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ, लेकिन हमें अपने साथ थैली रखनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं
तो जूट की, कॉटन की, और अगर हम कोई पुरानी थैली भी प्लास्टिक की इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नए प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमें डेफिनेटली बच के दूर रहना चाहिए। यस, और आप जब भी किसी ठेले वाले से कुछ खरीदें तो आप प्लास्टिक की थैली के लिए सामने से उन्हें मना कर दें, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा करते हैं तो आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वो प्लास्टिक की थैलियां क्यों दे रहे हैं। उनसे जानिए कि किन कारणों की वजह से वो अब तक ये प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। ये सस्ती है इसलिए, या ग्राहक नहीं मानता, या कोई और कारण है। वैसे हम लोग भी अजीब हैं, हमें अपनी दुनिया भी बचानी है और सब्जियां और तरकारी जो हैं वो किसी तरह से साफ सुथरे रहें, तो हमको प्लास्टिक भी चाहिए। हाँ, हम सोचते हैं कि एक थैली से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन सोचो अगर 1 अरब लोग ऐसी ही सोच रखे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आजकल के नौजवान एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के बारे में जानते हैं। इस पे 2 बच्चों ने हमें सवाल भी भेजे हैं। उनके सवाल सुनने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि रोज की तरह हमारे आज के सवालों के सिलसिले को ध्यान से सुने। हाँ, तो एक काम करें, पेन और नोटबुक तैयार रखें, सवालों को नोट करें और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें बताएं। या फिर हमारे यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके इस ऐप के द्वारा भी आप हमें जवाब भेज सकते हैं। पहले सही 300 जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवेल जो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है और आपके पास कोई पर्यावरण हितैषी बिजनेस आइडिया है तो आप ध्यान से सुनिए। आप अपना आइडिया वीडियो के माध्यम से हमें हमारे दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलो अब हम उन 2 युवाओं के सवाल सुनते हैं। हेलो DIY शो, मेरा नाम आतिफ रजा खान है, मैं पटना से हूँ और मेरा कुछ सवाल है जो कि मैं पूछना चाहता हूँ। रिसाइकलिंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? मैं तनिषा कुमारी, मैं बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैं DIY शो के द्वारा एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। अगर मैं प्लास्टिक को हटाकर पैकेजिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की इस्तेमाल कर सकती हूँ जो हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकता है? प्लास्टिक की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है और इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? अगर मैं आज के युवा को उद्यमिक बनाना चाहूँ तो उन्हें किस प्रकार जागरूक करना होगा? ग्रेट क्वेश्चन, अद्भुत सवाल। रिसाइकलिंग के सबसे बड़े लाभों में से एक है कि आप अपने आसपास के कचरे के ढेर और प्लास्टिक से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और सच कहूं, किसी को कुछ करने के लिए मनाने का सबसे अच्छा और प्रभावशाली तरीका है कि आप वास्तव में खुद वो कार्य करें। डू इट योरसेल्फ, DIY। एग्जैक्टली। और दूसरे प्रश्न के उत्तर जानने के लिए मैं आज के ग्राफिक उपन्यास द पेपरवर्क कंपनी को पढ़ने की अत्यधिक सलाह दूंगी। फिर आप जान जाएंगे कि प्लास्टिक के अलावा आप किन किन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। अपनी कॉपी आप कैसे पा सकते हैं? हमारे सेगमेंट सवालों के सिलसिले में पूछे गए प्रश्न के उत्तर देकर तो अपनी पेन और नोटबुक तैयार रखें। और अब केतन, ये बताओ किसका समय हो गया है? सवालों के सिलसिले का। अरे वाह बॉस, आप तो ब्रिलियंट हैं। मेरे साथ रह रहे के थोड़े स्मार्ट ही होते जा रहे। एक्सीलेंट। तो क्या आप पहले सवाल के लिए रेडी हैं? ओके, तो पहला सवाल, रिसाइकलिंग का क्या मतलब होता है? फिर से पूछ रही हूँ, रिसाइकलिंग का क्या मतलब होता है? और अब अगला सवाल, करोड़ों लोगों को रिसाइकलिंग करने के लिए आप कैसे राजी करेंगे? वाह, बड़ा प्रश्न है। काफी। एक बार फिर सुनिए, करोड़ों लोगों को रिसाइकलिंग करने के लिए आप कैसे राजी करेंगे? आज की बताई गई ग्राफिक नॉवेल में हमारी युवा उद्यमी कौन सा व्यापार शुरू करती हैं? क्या महिलाएं उद्यमी, नेता, टीम निर्माण करने वाली और व्यवसाय शुरू करने वाली बन सकती हैं? और ये रहा फाइनल सवाल, क्या ये कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजें या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें वहां पे भी जवाब दे सकते हैं। और अगर आपके मन में कुछ और सवाल हैं तो वो भी हमें इसी नंबर पर पूछें। पहले 300 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। वैसे काव्यल,
मुझे लगता है हमारे दर्शक समझ गए होंगे। उद्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान। एकदम सही, क्योंकि हर समस्या एक तरीके से एक अवसर ही होती है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी। हर वो चीज जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसके विकल्प पर उद्यम शुरू किया जा सकता है। हमें अपने सामान को रखने के लिए किसी न किसी चीज की तो आवश्यकता है ही। जैसे किचन में जो सामान है, उसको रखने के लिए हमें डब्बे चाहिए। और अगर आपको थोड़ी भी शंका है कि ये असंभव है या बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो डोंट वरी, हम अभी आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाकर सारे भ्रम दूर कर देंगे। देखिए कैसे भारत में ये उद्यमी अपने पर्यावरण हितैषी उद्यमों के साथ बदलाव ला रहे हैं। मिलिए दिल्ली की धैर्य गुप्ता से, जिन्होंने अर्थ राइडर्स नाम की कंपनी की शुरुआत की। ये स्टार्टअप बिजली से चलने वाली गाड़ियां किराए पर देता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। अर्थ राइड एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, जिससे हमारे जो पर्यावरण में इतना प्रदूषण है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो ये मुझे आइडिया तब आया कि जो ये टू व्हीलर्स हैं, ये इतना प्रदूषण फैला रहे हैं और इसमें से काफ़ी टू व्हीलर्स आजकल यूज़ होते हैं ये लास्ट माइल डिलीवरी के लिए। तो क्यों ना उसको हम अगर बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बना दें तो उससे पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। हमारे पास यूथ तो बहुत है हिंदुस्तान में, लोग मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकें या एक पेट्रोल बाइक खरीद के अपनी कमाई कर सकें। तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है और उसी को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो इलेक्ट्रिक ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है इसमें। और दूसरा हमें सपोर्ट किया है, मैं तो ये कहूँगा, जो ये डिलीवरी कंपनीज़ हैं, स्विगी, जोमेटो के साथ हमारा MOU है। तो जब भी हम उनके पास आइडिया लेके गए, मैं एक अकेला एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, तब भी उन्होंने मेरे को एंटरटेन किया, मेरे साथ MOU साइन किया। तो मैं ये तो कहूँगा कस्टमर से और सप्लायर से, दोनों से मेरे को सपोर्ट मिला है। देखा आपने, देखा कैसी इन्होंने एक अच्छी पहल की और हर तरफ से मदद मिली। वैसे ही आप भी अपने जीवन में सकारात्मक पहल करके अनुभव करना कि कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है समथिंग आउट ऑफ नथिंग बनाने का, यानी कुछ नहीं से कुछ बनाने का, यानी बेकार चीजों से कुछ नया और उपयोगी बनाने का। जैसा कि देखिए, एक इनके घर के पीछे ट्रक पड़ी हुई थी, आज एक उसी से आई है, इनके पीछे ही रखी हुई है वो ट्रक, खुद चला के आई है। तो फिलहाल तो हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। वर्तमान में तो ये हालात हैं कि यहाँ वहाँ सब जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। इतना ज्यादा है कि समझ नहीं आता इसको सुधारने की शुरुआत कहाँ से करें। और फिर मन में ये भी आता है, मैं तो रिसाइकल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कचरा जला रहे हैं, तो क्या फायदा हो रहा है। आपको भी ऐसे बहुत सारे सवाल परेशान करते होंगे, क्यों? पहले तुम मुझे सॉरी बोलो, तुमने मुझे कचरा बताया। तुमको कचरा नहीं बताया, तुम्हारे ट्रैवल प्लान से मैं ट्रैवल प्लान से, मैं वो ट्रक से नहीं आई हूँ। फर्स्ट यू से सॉरी, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। सॉरी बोलना चाहूंगा, इन्होंने परसों ही रिक्शा चलाना शुरू किया है, ट्रक इन्होंने कब का छोड़ दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि दुनिया को प्रदूषण से दूर रखने के लिए सबको मेहनत करनी होगी। और सिर्फ एक तरीका नहीं है पर्यावरण को फायदा पहुंचाने का। सिर्फ प्लास्टिक के विकल्प ढूंढ लेने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए जैविक खेती करनी होगी, जैविक खाना खाना होगा, डीजल वाली गाड़ियों में घूमने से बचना होगा। दोस्तों, ये समस्या तो नो डाउट बड़ी है। वो कहते हैं ना, अब दिल्ली दूर है लेकिन फिर भी झांचावाड़, मतलब जहां चाह वहां राह। चलिए इसी बात पर आपको बेंगलुरु की स्मिता कामत से मिलवाते हैं, जो घर पर प्राकृतिक बायो क्लेंजर्स बनाती है। शुरू में जब मैंने अपनी खुद की यात्रा शुरू की तो मैं बस यह देख रही थी कि क्या टिकाऊ हो सकता है। प्राणापूर्णा के लिए हम कच्चे माल को देख रहे थे कि इसे कैसे जीवन शैली में बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैंने इस बात पर विचार किया कि कैसे अपरिष्कृत के सूत्र को वापस जाएं और उसके अनुसार उन उत्पादों को और बढ़ावा देना है। आज साबुन, तेल और एसिड के बड़े पैमाने पर उपयोग पर्यावरण और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। जैव एंजाइम एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि फलों के छिलके बेकार हैं जो वास्तव में खाद की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसलिए यह कीटाणुनाशक का एक बहुत अच्छा विकल्प है।
और हमने उसे साबुन के साथ मिश्रण करना शुरू कर दिया ताकि हम डिटर्जेंट और उत्पादों की आयु को बढ़ा सकें। जैव एंजाइम गुड़ और साइट्रस छिलके के साथ बनाए जाते हैं। अब इसे ही हम प्रभावी सूक्ष्मजीव कहते हैं। हम इसे वापस ला रहे हैं ताकि यह स्वाभाविक रूप से किसी भी तरह के रोग जनकों के विकास को रोके। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं। हम सब बहुत प्रकार के उद्यम शुरू कर सकते हैं, नौकरियां पैदा कर सकते हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं सुलझा सकते हैं। अब देखो ना, हमारे युवाओं के पास भी इतनी तरह की ग्राफिक नॉवेल एडवेंचर स्टोरीज हैं कि वो पढ़ सकते हैं और अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं। सही बात है। गेट अ प्लान सीरीज में कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 26 से भी ज्यादा स्किल बेस्ड यानी कौशल आधारित ग्राफिक नॉवेल्स हैं जो सस्टेनेबल एंटरप्राइज एडवेंचर्स यानी पर्यावरण हितैषी उद्यम एडवेंचर्स का वर्णन करती हैं। वाओ! आप किसी भी कक्षा में कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपके विद्यालय में 30 अमेजिंग ग्राफिक नॉवेल्स आएंगी। आपको जिन विषयों में रुचि हो उनके बारे में पढ़े और अपना भविष्य बनाए। आप चाहे तो मधुमक्खी पालन करके शहद की कंपनी शुरू कर सकते हैं, जैविक सब्जियां वितरण सेवा शुरू कर सकते हैं। बस गाड़ियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन का विकल्प खोजे और आपका पर्यावरण हितैषी व्यवसाय तैयार। असीम अवसर है, असीम अवसर। आप कोडिंग की जानकारी जुटाकर पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या क्या अवसर हैं। आप कोडिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम होशियारी के बारे में भी सीख सकते हैं। ग्राफिक नॉवेल से आपको उनके सारे रोमांचक अवसरों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। वो अवसर जो आज की तारीख में संभव है, जैसे महिला पुलिसकर्मी बनना, खेल प्रशिक्षक बनना और खुद का पर्यावरण हितैषी सैनिटरी पैड्स का उद्यम शुरू करना। हमारे युवा दोस्तों, आप इन युवा महिलाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं इन कहानियों के द्वारा। गेट अ प्लान प्रोजेक्ट की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इसमें बताए गए जिस विषय के बारे में और जानना है, आप उस पर प्रोजेक्ट बनाते हुए जानकारी जुटा सकते हैं। इसमें आप 4-4 लोगों की टीम बना सकते हैं और कक्षा के बाहर जाकर प्रोजेक्ट करें और वो आप अपनी टीचर या प्रिंसिपल के पास जमा कर सकते हैं, या आप उसे सीधे गोइंग टू स्कूल के राइटर्स और डिजाइनर्स को हमारे नंबर्स पे व्हाट्सएप या ऐप पे भी भेज सकते हैं। है ना मजेदार? बहुत ज्यादा मजेदार। अच्छा मोहतरमा, हमारे विद्यार्थी तो अपने हिसाब से चुन लेंगे, आप बताइए आपकी चॉइस क्या है? अरे वाह, सो मच तहजीब, आज हमको भी पूछ लिया। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड, थैंक यू फॉर आस्किंग। मेरी चॉइस है द पेपर वर्क कंपनी, जो काव्या से प्रेरित है। काव्या एक उद्यमी है जो बेंगलुरु में रहती है और उनका खुद का कागज निर्माण का व्यवसाय है, जहां वे बिना लकड़ी का प्रयोग किए कागज बनाती हैं। बिना लकड़ी के? वाओ, एब्सोल्युटली अविश्वसनीय, अप्रतिम, अद्भुत। चलिए नॉवल पढ़ने से पहले उनकी कहानी देखते हैं। जाओ। जब आपको बस एक पेड़ काटना होता है ताकि आपको उस पर प्रिंट करना पड़े, या आप बस उस पर लिखना चाहते हैं जो पेड़ों के लिए बहुत ही क्रूर बात लगती है। ब्लू कैट पेपर में हम क्या कर रहे हैं? हम उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पेपर के लिए पेड़ काटने की जरूरत ही नहीं है। ब्लू कैट पेपर पर पेपर बनाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल होती है वे सभी बेकार चीजें होती हैं। यह बिल्कुल पेड़ मुक्त स्थान है। उत्पादन कचरा हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जब आप वास्तव में कागज की शीट बना रहे होते हैं तो आपको केवल 2 सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो लुगदी होती है और दूसरी चीज पानी होती है। इसके कागज की शीट में एक कपड़ा होता है और एक बार जब आप कपड़ा डालते हैं उसके बाद आपको कागज की काउचिंग करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में आपको मोल्ड को कसकर पकड़ना होगा और आपको कागज को नीचे दबाना होगा। एक बार जब आप शीट छोड़ देते हैं तो आपको पेपर मिलता है।
कागज लेकर इसे एक प्रेस में डालें, जहां हम इसे निचोड़कर सूखने देते हैं। एक बार जब हम दबा लेते हैं तो हम प्रत्येक पेपर लेते हैं और इसे ऊपर रखकर सुखाते हैं। कागज को सूखने में लगभग 2 दिन लगते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है यार। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने तरह तरह के कचरे से, केले के पत्तियों से और यहाँ तक कि कारखाने में बचे कपड़ों से भी कागज बनाया जा सकता है। I didn't know this. Exactly. हाँ, और पता है कि उद्यम की सबसे अच्छी बात क्या है? ये तो घर पे भी बैठ के किया जा सकता है, छोटे पैमाने पर और बहुत सी मामूली निवेश और छोटी सी जगह के साथ। वाह! और जब आप कागज बनाकर बेचना शुरू कर दें, तब इसे तो बड़े स्तर पर भी ले जाया जा सकता है। Absolutely. आइए देखते हैं हमारी नॉवेल के रोमांचक किरदारों का सफर। चलो चलो। प्लास्टिक को कम करने के लिए मैंने चालू की एक पेपर कंपनी। नहीं, प्लास्टिक बैग में मत दो, पेपर बैग ही चाहिए। मुझे प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए, आप पेपर बैग दो। देखो विनता, हम दोनों साथ मिलकर ये पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस को सोसाइटी को हेल्प करने के साथ साथ प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। तो शुरू करें। सब मुझे फोरसाइटेड बुलाते हैं, अभी भी जब बिजनेस चला रही हूँ क्योंकि बड़े सपने सिर्फ बड़ी आंखों में ही आते हैं। कांची, ये जगह को पल्यूट करके तुम अपनी खुद की बेटी का ही फ्यूचर छीन रही हो। तेरे प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट्स, कूड़े में ही उनकी असली जगह है। अब अपनी पेपर की डिमांड को पूरा करना है। ट्री फ्री पेपर को हाँ बोल दो, प्लास्टिक को नो, और क्लीन स्ट्रीट्स को मुबारक करो। नए चैलेंजेस से डरो मत, सॉल्यूशंस अपने आसपास ही है। ध्यान से देखो, अपने फ्रेंड से आइडिया शेयर करो और साथ में मेहनत करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाओ। बहुत खूब, इसे कहते हैं एक आदर्श पर्यावरण हितैषी उद्यम। सब हमारी नायिका को फोरसाइटेड बुलाते हैं, एकदम सही नाम रखा है ना। और कांची रे जैसे लोग तो हमें अपने आसपास बहुत मिल जाएंगे, जो प्रदूषण करने से पहले ये सोचते ही नहीं है कि वे अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधेरे में डाल रहे हैं। हाँ, साथ ही ये भी देखने वाली बात है कि कैसे हमारे कहानी के नायकों ने उनके दोस्तों के दबाव का सामना किया और उनके नकारात्मक विचारों के रवैये से प्रभावित नहीं हुए। ये तो हम सब के लिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कौशल है और सबक भी। अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप बेझिझक हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये प्रोजेक्ट करते समय आपको लगता है कि इस पर बढ़िया व्यवसाय कर सकते हैं या आपका कोई और पर्यावरण हितैषी व्यापार का आइडिया है जिसे आप अपने क्षेत्र में स्थापित करके नौकरियां पैदा कर सकते हैं, और अगर आप 18 से 23 साल की युवा महिला हैं, तो प्लीज हमें अपनी योजनाएं सुनाएं, अर्थात पिच करें। आप वीडियो के द्वारा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको निवेश की राशि जीतने का मौका मिले। हो सकता है कि इस शो में लोगों को प्रेरणा देने के लिए हम आपकी कहानी सुना रहे हो। हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी जब वो दिन आएगा। बिल्कुल। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी एंकरिंग स्किल्स मेरे साथ रह रहे के काफी अच्छी हो गई हैं। लेकिन तुम्हारी एंकरिंग को क्या हुआ? केतन, स्टॉप इट। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ कि नहीं? लेकिन ठीक है, तुम्हें एक मौका और देते हैं। अगले एपिसोड का टॉपिक तुम ही चूज करना। मैं चूज करूं? जरूर, व्हाई नॉट। और आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमें इस नंबर पर वीडियो व्हाट्सएप करें। अपना नाम, नंबर, पता देना ना भूलें। क्या पता अपने आइडिया के लिए आपको फंडिंग मिल जाए। और भी कुछ सवाल हो तो बेझिझक भेजिएगा हमें। आप हमारा ऐप डाउनलोड करके उसके जरिए भी भेज सकते हैं। और अब दोस्तों, हमें आज्ञा दें। अरे भाई, लैपटॉप की जान ही नहीं पे क्यों तो रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है? क्या कर क्या रहे हो?
मैं एक बहुत खास प्रोग्राम बना रहा हूं, कोडिंग करके प्रोग्राम बनाओ, एक ऐसा प्रोग्राम जिससे जब हमें भूख लगे तो ये प्रोग्राम का बटन दबाते ही हमारी भूख मिट जाएगी। ऐसा लगेगा पकवान खा के बैठे, कमाल 150 किलो। ऐसा कोई प्रोग्राम बनने नहीं वाला, तुम ये खाओ अपनी भूख मिटाओ। लेकिन कोडिंग से हम लोग ऐसे प्रोग्राम जरूर बना सकते हैं जिनसे ना आपकी मेरी लेकिन पूरे दुनिया की बहुत मदद हो सकती है। कोडिंग के बारे में जानेंगे और हमारे शो पे जिसका नाम है युवा उद्यमी कौशल शो। मैं काव्या सिदानी और ये बुखड़ केतन सिंह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आस्था और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो में। तो इस शो में हम उन महिलाओं को इंटरव्यू करते हैं जिन्होंने इस दुनिया में अपनी पहचान बनाई और लाख मुश्किलें आने के बाद भी वो ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ती रही। हमारे साथ आज जुड़ने वाली मेहमान एक आइडियल एग्जाम्पल है इस बात का कि यंग गर्ल्स को क्यों सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया ने जिस टायर को कूड़ा समझा, सिर्फ एक नारी ही है जो उसको अपने पैरों की शान बना सकती है। तो आइए यहाँ पे स्वागत करते हैं हम पूजा आप्टे जी का। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि इतना यूनिक आइडिया आपको आया कहाँ से? टायर इज वन ऑफ द सीरियस इशू इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम 1 बिलियन स्क्रैप टायर्स जनरेट करते हैं एवरी ईयर, तो और उसमें से बहुत ही 0.1% सिर्फ रिसाइकिल करते हैं। तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू और उस पर सबको सोचना चाहिए या फिर कुछ तो करना चाहिए। और फिर मैंने एक्चुअली रिसर्च किया था टायर्स टू टाइल्स इस सब्जेक्ट पे, पर तब पता चला कि ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है। तो अगर मैं ये स्टार्ट करूंगी तो इट इज नथिंग बट अ कॉम्पिटिशन टू अदर प्रोडक्ट्स। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि डायरेक्टली टायर का यूज करके हम डे टू डे लाइफ में क्या यूज करने वाला कुछ बना सकते हैं क्या। तो इसीलिए फुटवेयर, क्योंकि फुटवेयर की ड्यूरेबिलिटी टायर की वजह से इम्प्रूव हो जाती है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और उसका कोई हैंड टच नहीं होता, फेस टच नहीं होता, तो इट इज सेफ टू यूज। That's why tires to footwear. इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपका ये पहले सपना था तो उससे हकीकत में आपने इसको कैसे बदला, आपकी जर्नी कैसी रही थी? जी, तो मैंने जॉब छोड़ दिया जुलाई 2018 में और इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं या नहीं। तो एक्चुअल प्रोटोटाइप बनाना उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कॉबलर के साथ मैंने एक्चुअली 12 से 5 बैठ के थोड़ा यहाँ से कट करके देखो, थोड़ा ये मटेरियल यूज करके देखो करके हमने हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया। एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द जर्नी, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स देखना, फिर ये बना सकते हैं, वो डिजाइन सोचना और एक्चुअल बनाना, इसमें बहुत डिफरेंस है। और बनाने के लिए टाइम देना, उसकी टेक्निकल नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब अच्छी चीज है, लेकिन हर कोई ये नहीं समझता कि बिजनेस की स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आती हैं, मुश्किलें आती हैं। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि कैसे चैलेंजेस मिले थे आपको शुरुआत में? तो आई थिंक चैलेंजेस मैं कहूँगी 2 लेवल पे होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल लेवल, क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ा तो उसके पहले एक्चुअली सैलरी अच्छी थी, टीम अच्छी थी, काम अच्छा चल रहा था, पर वो सब छोड़ के, कंफर्ट जोन छोड़ के अपने खुद के आइडिया पे काम करना। और दूसरी चीज जो थोड़ा सा मुश्किल थी वो थी कि फर्स्ट कॉबलर से बात हो गई, उनको मैंने समझा दिया कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे करना है। पर एक टीम तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि हर एक को बताना कि हम टायर क्यों करते हैं, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा काम करना, पर ये सब करना होगा तो क्यों करना होगा, क्योंकि फ्रैंकली उनको नॉर्मल फुटवेयर बनाना और टायर के फुटवेयर बनाना तो इनकम सिमिलर ही मिलता है। बट आई थिंक बहुत ही अच्छे से आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया और आप आज यहाँ पहुंची हैं जहाँ पे आप हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो इसके साथ एक और चीज बताना चाहूंगी कि बिहार से एक लड़की है जो जुड़ी है यहाँ पे हमारे साथ, उनका एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाय, मेरा नाम निशु परवीन है, मेरी उम्र 17 साल है और मुझे आपसे ये क्वेश्चन जानना है कि मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ और इसके लिए आप मुझे क्या सलाह दे सकते हैं? तो आई थिंक एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब भी कोई भी अपना बिजनेस शुरू करेगा, अपनी आइडिया को लेके आगे जाएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होगा कि आप एक प्रोडक्ट, मतलब एक सर्विस या प्रोडक्ट और एक कस्टमर से स्टार्ट कीजिए, रादर देन
प्रोडक्ट की पूरी रेंज एक साथ आपने लॉन्च की है शुरू में, और आप एक साथ 100 लोगों से बात कर रहे हो कि आपको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये कभी नहीं करना चाहिए आइडियली। शुरुआत में सिर्फ एक प्रोडक्ट और एक कस्टमर को लेकर आप अगर शुरुआत करोगे तो इजियर फॉर यू, और आपकी सक्सेस इजीली, मतलब आपको एक एक स्टेप आगे जाना इजी होगा। काफी इंस्पिरेशनल कॉन्वर्सेशन रही है हमारी, जितनी भी देर हमने बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे इनफैक्ट हमारे सभी व्यूअर्स को इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो पूजा जी, जैसे अपसाइकल फुटवेयर बनाने के लिए या फिर इसके बारे में और जानकारी पाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें अभी फोन करें और अपना ग्रीन एंटरप्राइज हमें पिच करें। धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी।